सभी को मेरा नमस्कार। शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। दुर्गम राहों पर चलकर पर्वत चढ़ते जाना है, जितनी भी हो धूप घनेरी उसे चांदनी बनाना है। इन्हीं विचारों के साथ आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास का अर्थ है संक्षेप करना। ठीक है, आज का हमारा जो विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे उसे कहते हैं समास। समास का जो अर्थ है वो है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप करना। संस्कृत में कहते हैं समसनम इति समासः, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को जब संक्षिप्त कर एक शब्द बना दिया जाता है और उसका अर्थ उन दोनों शब्दों से अलग हो जाता है, तब यह समास कहलाता है। शब्द निर्माण प्रक्रिया में समास की अहम भूमिका होती है। आप जानते हैं उपसर्गों के द्वारा शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है, प्रत्ययों के द्वारा नए शब्दों का निर्माण होता है। उसी प्रकार समास के द्वारा भी नए शब्दों का निर्माण होता है, जिसमें दो शब्द होते हैं। उन दो शब्दों के योग से, दो पदों के योग से एक नवीन शब्द का निर्माण होता है, वह समास कहलाता है। संस्कृत में कहते हैं समसनम इति समासः, अर्थात संक्षेप या संयोग आप कह सकते हैं। ठीक है, आप संक्षेप में कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नए शब्द का निर्माण करना। ठीक है, नए शब्द बनाना या निर्माण करना, ये क्या कहलाता है? समास प्रक्रिया। ठीक, आप परिभाषा के रूप में कह सकते हैं। हम परिभाषा यदि देखना चाहें तो हम कहेंगे दो या दो से अधिक सार्थक शब्द, निरर्थक शब्दों के योग से नहीं होगा समास निर्माण। यहाँ पे सार्थक शब्दों की आवश्यकता है। सार्थक शब्द आप जानते ही हैं, है ना, वर्णों का सार्थक में सार्थक शब्द निर्माण करता है। ठीक है ना, सार्थक शब्दों के संक्षेपीकरण से एक नए सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया। जो शब्द नया बन रहा है वह भी सार्थक है, निरर्थक नहीं है। ठीक है ना, सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। ठीक है ना, ये आप चाहे तो परिभाषा के रूप में नोट कर सकते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के संक्षेपीकरण से एक नए सार्थक शब्द बनाने की या निर्माण की जो प्रक्रिया है वह समास कहलाती है। जैसे आप कह सकते हैं, आपने एक शब्दों का समूह लिया, चंद्रमा के समान मुख। ठीक, इसको संक्षेप में आप ये भी लिख सकते हैं, चंद्रमुख। ठीक, संक्षेप में एक नया शब्द बन गया। इन शब्दों के संक्षेपीकरण से एक नए शब्द का निर्माण हुआ, यह सामासिक शब्द कहलाएगा। ठीक है, रसोई के लिए घर क्या बना? रसोई घर। समझ में आ रहा है? क्या है समास? यानी ये जो कई सारे शब्द हैं, इस तरह से हम बोल सकते हैं। हमने शॉर्ट में बोल दिया रसोई घर, रसोई के लिए घर की जगह हमने कह दिया रसोई घर, तो नया शब्द बन गया, तो ये कहलाया समास। ठीक है ना, और आप देख लीजिए, गाय के लिए शाला क्या कहलाई? गौशाला। प्रयोग करने में आसान है, अच्छा भी लगेगा, बार बार आप कहेंगे
हमें गाय के लिए शाला बनवानी है ना, तो हमने गौशाला बनवानी है। ये ज्यादा इजी लगेगा, है ना, भाषा के प्रयोग में। तो इसीलिए ये नए शब्दों का निर्माण समास के द्वारा किया जा सकता है। मुख्य रूप से ये संस्कृत का शब्द है जो समास शब्द है, लेकिन हिंदी में भी इसका प्रयोग उसी तरीके से होता है, ठीक है ना। अब आप मुख्य रूप से ये समझ सकते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर है। संधि वर्णों के विच्छेद और मेल को कहते हैं, संधि वर्णों के मेल को कहते हैं मुख्य रूप से, लेकिन जो संधि विच्छेद होता है वहां पे वर्णों का विच्छेद होता है, और यहाँ पे क्या होता है, शब्दों के मेल से। और जो विग्रह होता है, यहाँ विच्छेद नहीं होता, विग्रह होता है, यानी अलग किया जाता है शब्दों को, ठीक है, तो वो समास विग्रह कहलाएगा, भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये अंतर आप देख सकते हैं, संधि और समास में क्या अंतर है। संधि वर्णों में होती है और समास शब्दों में होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि के द्वारा भी तो शब्द निर्माण होता है। तो संधि दो शब्दों में से पहले शब्द के आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्णों के संयोग से जो परिवर्तन आता है उससे जो शब्द बनता है वो संधि कहलाता है। लेकिन यहाँ पे समास में कई सारे शब्द मिलकर एक नया शब्द निर्माण करते हैं, तो यह शब्दों का मेल है, न कि वर्णों का मेल है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक ध्यान देंगे कि दो शब्द हैं, ठीक, कम से कम बीच में जो लगे हैं कारक तो उनको छोड़ दीजिए, लेकिन मुख्य रूप से दो शब्द रहते ही रहते हैं हर समास में, ठीक है। तो शब्द है तो उनको कहा जाएगा, दोनों शब्दों में पहले को कहा जाएगा पूर्व पद, दूसरे को कहा जाएगा उत्तर पद, ठीक है ना। ये पहला शब्द है पूर्व पद और दूसरा शब्द है उत्तर पद। जैसे अभी हमने जो उदाहरण लिए थे चंद्रमुख में, चंद्र है पूर्व पद और मुख है उत्तर पद, ठीक है ना। गौशाला में गौ है पूर्व पद और शाला है उत्तर पद, ठीक। इन दोनों के योग से जो शब्द बना, जैसे चंद्रमुख, तो ये क्या कहलाया, समस्त पद। समझ में आ रही है बात, समस्त पद, ठीक। पूर्व पद उत्तर पद के योग से जो नवीन शब्द का निर्माण होगा वो कहलाएगा समस्त पद, या एक और नाम इसके लिए है सामासिक पद। सामासिक पद, आप कंफ्यूज हो जाते हैं सामासिक पद क्या है। जो नवीन शब्द बना है वही है सामासिक पद, ठीक है। ये है गौशाला, ये हो गया सामासिक पद। बात समझ में आ रही है। तो समास क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण से एक नवीन शब्द का जो निर्माण होता है वो समास कहलाता है। समास में मुख्य रूप से दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। दोनों पदों के मिलने से जो नया शब्द बनता है वो कहलाता है समस्त पद, और इस समस्त पद को पुनः पूर्व स्थिति में लाना वो क्या कहलाता है, समास विग्रह, ठीक है। इन सब शब्दों से आपको यूज टू होना पड़ेगा समास पढ़ने के लिए। यदि आप समास पढ़ रहे हैं तो ये शब्द बार बार आएंगे कि समस्त पद का प्रयोग यहाँ पे है, यहाँ पे उत्तर पद है, यहाँ पे पूर्व पद है, ये समास विग्रह है, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए इन शब्दों को आप एक तरीके से अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये क्या है, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है, ठीक है। तो जो पहला शब्द है वो पूर्व पद है, जो दूसरा शब्द है वो उत्तर पद है। दोनों शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बन रहा है वो समस्त पद है, और जो समस्त पद को फिर से पूर्व स्थिति में जो लाने पर जो शब्द बनता है, जैसे गाय के लिए शाला, ठीक है। ये गौशाला शब्द दिया गया है, इस गौशाला का ये क्या हो गया, समास विग्रह। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख का क्या हो गया, समास विग्रह, ठीक है। इस तरह से हमने ये समझ लिया। अब हम समास के भेद के बारे में जान लें कि समास के कितने भेद होते हैं। अभी हमने चर्चा की है पूर्व पद और उत्तर पद की, ठीक। हमने क्या चर्चा की है, पूर्व पद और उत्तर पद की। तो इन्हीं के आधार पर समास के भेद की यदि हम चर्चा करें तो समास के 4 प्रकार हैं। वैसे आपने 6 प्रकार पढ़े होंगे, बचपन से 6 प्रकार के समास पढ़ाते चले आ रहे हैं, हम जानते भी हैं कि 6 प्रकार के समास होते हैं।
आपको याद भी होगा, आप इतना पढ़ चुके हैं कि समास के भेद के बारे में आपको जानकारी होगी, लेकिन इस आधार पर जो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं समास के कितने भेद हैं, तो आप 4 भेद कह सकते हैं। कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। मुख्य रूप से अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ठीक है, आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये किस प्रकार से, क्यों इस तरह का विग्रह किया गया, क्या है इस तरह के विग्रह में। तो आप कह सकते हैं कि जहां पर जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता है, 2 पद हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद, तो कोई ना कोई प्रधान होगा, कोई ना कोई गौड़ होगा, यानी कोई ना कोई मुख्य होगा, कोई ना कोई उससे कम मुख्य होगा, किसी न किसी शब्द की प्रधानता होगी, कोई ना कोई शब्द उसकी व्याख्या कर रहा होगा। तो इस आधार पर जहां पर पूर्व पद की प्रधानता है वह है अव्ययी भाव समास। ठीक है, जो पूर्व पद की प्रधानता है वो है अव्ययी भाव समास। ये प्रश्न पूछा जा सकता है किस समास में पूर्व पद की प्रधानता होगी, तो आप बिना झिझक के कह दीजिए अव्ययी भाव समास। ठीक, किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होगी, उत्तर पद यानी दूसरे पद की, उत्तर पद की प्रधानता, तो यहां पे आप कह देंगे तत्पुरुष समास बेझिझक। एक ऐसा समास है जहां पे पहला पद भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा पद भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही महत्व रखता है, दोनों में समान महत्व की बातें कही जाती हैं। ना पहला पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद प्रधान होते हैं, वो है द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। ठीक है, ये बात समझ में आई। और एक है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में न पहला पद प्रधान है, न दूसरा पद प्रधान है, न दोनों पद प्रधान है, बल्कि शब्द का जो दिखाई दे रहा है इसके अलावा कोई और अर्थ निकल रहा है, कोई अन्य पद प्रधान है, वो है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, अन्य पद प्रधान। ठीक है, इस आधार पर तो हमारा समास 4 ही प्रकार का होगा। पहला पूर्व पद प्रधान जहां पहले पद की प्रधानता है, दूसरा उत्तर पद प्रधान जहां दूसरे पद की प्रधानता है, तीसरा दोनों पद प्रधान, ठीक, और चौथा है आपका अन्य पद प्रधान जहां न पहले की प्रधानता है, न दूसरे की प्रधानता है, बल्कि किसी अन्य की प्रधानता है, जो अर्थ विशेष अर्थ निकल रहा है उसकी प्रधानता बहुव्रीहि समास में आएगी। उदाहरण जब हम देखेंगे, जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम तत्पुरुष में आ जाते हैं जरा सा। तत्पुरुष के 2 भेद और माने गए, वैसे तो बहुत सारे भेद हैं, है ना, नई तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, जितने भी कारक है उस आधार पर इनके बहुत सारे भेद होंगे, लेकिन जो मुख्य भेद है, जो हमारे समास को 6 प्रकार का बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, उनमें जो 2 भेद और छूटे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो है आपके कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, वैसे तो ये समास इतने महत्वपूर्ण है कि ये अपना अलग अस्तित्व रखते हैं, इसलिए इनको 6 नंबर में गिना गया। ठीक है ना, 5 6 समास में ये अपना अलग महत्व रखते हैं, लेकिन प्रधानता के आधार पर, यानी उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर ये तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है। अगर पूछा जाए उत्तर पद प्रधान कर्मधारय में होता है कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है, और द्विगु में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। कुछ इसमें अंतर होते हैं इस तत्पुरुष के कारण, जिसके कारण ये तत्पुरुष से भिन्न समास कहलाते हैं और अपना अलग अस्तित्व रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। मुख्य रूप से 4 भेद हैं प्रधानता के आधार पर, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता, तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता, 2 भेद और कर्मधारय और द्विगु जहां उत्तर पद की प्रधानता है इसलिए इन्हें तत्पुरुष की अंश माना गया है, द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता और बहुव्रीहि में अन्य पद की प्रधानता। इस प्रकार
आज की कक्षा में हमने समास के विषय में जाना कि समास क्या है, उसकी परिभाषा को देखा, उसके भेद को देखा। अगली कक्षा में हम आगे उसके भेद के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।